अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी विजय जना। वेलकम टू एक्सपीरियंस चैनल। आज की वीडियो में हम आपकी न्यू पैटर्न है जो बेस के मुताबिक जो मॉडर्न पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम एमसीक्यू जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के जो आंसर्स हैं उनको देखेंगे। इससे पहले हम एमसीक्यूज को देख लेते हैं। सो पहले हमारे पास एमसीक्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द हर्ट। तो हमने ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच बतानी है। बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। अब बायोलॉजी का अपनी डिफरेंट जो ब्रांचेस होती हैं वो किससे डील करती है उसे हमें बताना है। तो पहले हमारा फंक्शन ऑफ हर्ट। तो जब भी हम किसी ऑर्गन के फंक्शन है या उसके एनाटॉमी को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम फिजियोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में हम क्या करेंगे, किसी भी ऑर्गन जो है उनके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हार्डनेस ऑफ सीड कोड इज ड्यू टू। अगर किसी सीड कोड की जो हार्डनेस होती है उसमें कौन सा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, उसमें हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास फाइबर वर्सेस टेट्राइड वर्सेस सेपरेट, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है सेपरेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस एक्सेप्ट। यहाँ पे जो हमें दिए गए ऑप्शन है उससे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं गुड हाइपोथेसिस के। एक्सेप्ट का मतलब है कि जो उसका नहीं है बाकी सारे उसके काम की करेक्ट ऑप्शन दोगे। तो जब हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो टेस्टेबल होना चाहिए, प्रेडिक्टिव आइडिया होना चाहिए, ठीक है। शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, लेकिन जो एक ही मान से कभी भी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक नेम इज अकॉर्डिंग टू द बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर से जब हम कोई साइंटिफिक नेम लिखते हैं ना उसे इटैलिक में लिखते हैं। फर्स्ट वर्ड जो उसका होता है वो कैपिटल लेटर होता है, सेकंड वर्ड उसका स्मॉल लेटर होता है। यहाँ पे जो चार हमें राइस के जो नोमेनक्लेचर नेम है वो लिखेंगे। आप देखें तो पहले भी हमारे पास दोनों क्या है कैपिटल लेटर, तो ये भी हमारे पास क्या है इनकरेक्ट। दोनों हमारे पास स्मॉल लेटर है, ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे सारे ही लेटर हमारे पास क्या है बड़े कैपिटल लेटर्स में, तो ये हमारे पास क्या ऑप्शन इनकरेक्ट। सेकंडली हमारे पास क्या इटैलिक में लिखा हुआ है, तो हमारे पास फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सेकंड लेटर स्मॉल है, तो हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है सी। और अगर इसे हम इटैलिक में ना लिखें तो हम जो साइंटिफिक नेम होता है किसी भी चीज का उसके नीचे भी हम क्या कर देते हैं अंडरलाइन करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली किसमें लिखा हुआ है इटैलिक में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वन व्हिच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स अदर देन। ट्रेनिंग का हमें बताना कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो सबसे पहले बात है ट्रेनिंग हम मिलके प्रोटीन से बने होते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, डिजीज कर सकते हैं, लेकिन उनमें सर्कुलर आरएनए प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट एक्चुअली है हमारे पास many enzymes is required cofactor for the proper working different cofactor belong to different group take the odd one, ठीक है। जब हमने कोफैक्टर्स एंजाइम्स के चैप्टर में हमने देखा था कि जो कोफैक्टर्स होते हैं हम किस तरह से सकते हैं और एंजाइम्स को कोफैक्टर्स की नीड भी होती है, ठीक है। हमारे पास कुछ थे हमारे पास विटामिन थे, कुछ हमारे पास मेटालिक आयन थे। फिर भी हमने बताया हमारे पास कोएंजाइम भी है, कोफैक्टर होता है, विटामिन भी होते हैं और NADH भी होता है, ठीक है, NAD पॉजिटिव। तो इनमें से जो हीम ग्रुप है वो एज ए कोफैक्टर यूज नहीं होता। दिस इज द ऑड वन। इफ ए सेल डजंट अंडरगो एस फेज वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कैन टेक प्लेस। जब भी माइटोसिस होती है हम सेल साइकिल करते हैं और जो कुछ फेजेस होती है जिनमें हमारे पास है G0, G1, G2 और S फेज और L फेज, ठीक है। इन सारे फेजेस की अलग अलग डिफरेंस है, लेकिन जो S फेज है जो मेन फेज है उसमें क्या होती है डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। तो अगर हमारे पास S फेज नहीं होगा तो वहां पे डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा। Identify the event where mitosis will not take place. कहाँ पे हमारे पास चार्ट है हमारे पास है ग्रॉस पॉपुलेशन, आरबीसी की रिप्लेसमेंट और डिलींग या गैमीट फॉर्मेशन, जहाँ पे माइटोसिस का प्रोसेस नहीं होता। तो जो गैमीट फॉर्मेशन है वहाँ पे माइटोसिस नहीं होती क्योंकि वहाँ पे क्या होती है मियोसिस होती है, जहाँ पे जो डिप्लॉइड नंबर होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू हैप्लॉइड। नेक्स्ट है आफ्टर द स्ट्रेनस एक्सरसाइज यू विल गेट टायर्ड बिकॉज़ द स्केलेटल मसल्स एक्युमुलेट। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो स्केलेटल मसल्स में लैक्टिक एसिड जो होता है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से आपकी जो वीकनेस है वो भी क्या हो जाता है रेट कम हो जाता है, इसके बल्कि रेट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। If a person gets injured, what type of the WBCs will release histamine। तो जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें से कौन सी टाइप है जो हमारे पास कौन सा रिलीज करती है, हिस्टामिन रिलीज करती है। तो ऑप्शन है इसमें हमारे पास करेक्ट सी बेसिलस। अगर हम क्वेश्चन देखें हमारे पास है डिफरेंट एनिमल सेल है ये हमारे पास, जिसमें आपने बताना है कि जो लेबल है हमारे पास A B C and D, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट ऑर्गेनेली है सेल के अंदर जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है या फिर वहाँ पे फूड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होती है। पहले अगर हम लेवल पार्ट देखें तो ये हमारे पास क्या है राइबोसोम्स है। दूसरा देखें तो ये हमारे पास क्या है लाइसोसोम,
राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस। लाइसोसोम्स क्या है? डिस्ट्रॉय करके सेल को डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है। और यहाँ पे हमारे पास क्या अवेलेबल है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर हम एक एनिमल सेल की बात करें, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, इसे पावर हाउस कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो फूड की क्या है? ऑक्सीडेशन हो रही होती है, माइक्रोवेव रेस्पिरेशन हो रही होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज हो रही है, एटीपी की सिंथेसिस हो रही है। इस वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे हमारे ऑर्गेनेल एनिमल सेल में which is responsible for the oxidation of food. Next हमारे पास एक टेबल है in the given below diagram which सही से तैयार करना है कि कौन सा जो एंजाइम है वो ऐड करके जो ट्रिप्सिन है उस किस प्रोडक्ट पे ऐड करके कन्वर्ट कर देगा उसको इनटू प्रोडक्ट, और उसको फिर जो वाई प्रोडक्ट होगा उसको इनटू फर्दर करेगा। अगर हम ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन हमेशा ऐड करता है ऑन द प्रोटीन, उसे कन्वर्ट करता है पॉलीपेप्टाइड में। ट्रिप्सिन पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड। तो करेक्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है? डी। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास सेक्शन बी है जिसमें आपकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। आपकी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके पास हर एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन आपको पार्ट्स दिए होंगे जिनसे आपने 1 अटेम्प्ट करना होगा। तो सबसे पहले जो सारे क्वेश्चन होंगे उनके जो मार्क्स हैं वो इक्वली हैं। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेटेड टू मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट के देखें तो सबसे पहले आपको बताना है इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है प्लांट में वो कौन सा रहता है। हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ये क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसके बाद भाई मस्टर्ड प्लांट आल्सो राइट इट्स साइंटिफिक नेम। मस्टर्ड की अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो ड्यू टू इट्स जो रीजन होते हैं जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है उसके डिफरेंट नेम होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ब्लैक मस्टर्ड है, येलो मस्टर्ड है, इंडियन मस्टर्ड है। ठीक है, तो उसकी वजह से आप जो इसका साइंटिफिक नेम लिखना चाहें कोई इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो ब्रासिका निग्रा। ठीक है, ये ब्लैक मस्टर्ड हो जाते हैं। उसके बाद हम मेंशन द रोल ऑफ द पार्ट ए इन गिवन प्लांट। तो ये हमारे पास मस्टर्ड प्लांट है जिनके जो पार्ट्स हैं उनको हम लेबल कर लेते हैं। पहले हमारे पास क्या है? फ्लावर ए, बी हमारे पास क्या है? लीव्स, सी ये हमारे पास क्या है? स्टेम, डी इज द रूट्स। ठीक है, इनके पार्ट्स भी लेबल हो गए। उसके बाद जो हमारे पास है पार्ट ए फ्लावर, इसके हमने क्या करना है? कुछ फंक्शंस को डिस्क्राइब करना है। उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो फ्लावर है उसके अगर हम देखें तो हमारे पास जो वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, फर्स्ट इट हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, उसके बाद सीड प्रोडक्शन और अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर। जितना जो फ्लावर है किसी भी प्लांट का वो कलरफुल होगा, अट्रैक्टिव होगा, इतने ही वो जो पॉलिनेटर्स हैं उनको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द पार्ट सी एंड डी ऑफ द प्लांट एंड दिस आर देयर फंक्शन। ठीक है, तो पार्ट जो सी एंड डी था हमने यहाँ पे लेबल कर लिया था। दिस इज स्टेम एंड डी इज द रूट, सी एंड डी। नेक्स्ट है हमारे पास हमने टेबल था आपने कंप्लीट करना था, हमारा क्वेश्चन था। उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ टिश्यूज का नेम दिया था, लोकेशन दी थी और फंक्शन उनके बेसिस पे आपको डिस्क्राइब करना था। फर्स्ट मैंने में आपको लोकेशन दी थी कि अल्वेओलार लंग में कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उनका फंक्शन कौन सा होता है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास अल्वेओलार लंग्स में हमारे जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सिंपल एक्वस एपिथेलियम, और उनका अगर हम फंक्शन देखें तो उनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एयर एंड अल्वेओलार ब्लड कैपिलरीज के दरमियान में जो उनकी एयर होगी तो उसको एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट आपको बताया था कि कॉलमर एपिथेलियम और इनकी आपने लोकेशन एंड फंक्शन डिस्क्राइब करना था। लोकेशन अगर देखें तो जो स्टमक और जो इंटेस्टाइन जो उनकी लाइनिंग में लेयर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और स्किन और अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो अगर हम देखें तो हमारे पास है सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम की बात करें तो ये लाइन करते हैं रेस्पिरेटरी पैसेजेस को, और जो एक्ट करते हैं उनकी फंक्शन की बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं सर्कुलेट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ डिड द रेनॉल्ड रोज प्रूव द डिडक्शन हैपन। हमारे पास कौन सा था? प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। तो साइंटिस्ट ने किस तरह से उसको डिस्क्राइब किया, उसके अगर हम प्रूफ देना चाहें तो आप इस तरह आंसर इसका लिख सकते हैं कि उसने प्रूफ किस तरह से किया कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए ध्यान रखने के लिए जो मॉस्किटोस थे उनको फीड करवाया था, जो मलेरिया इन्फेक्टेड पेशेंट थे, फिर उनको ऑब्जर्व किया प्लाज्मोडियम के पैरासाइट्स को, उनके स्टमक के टिश्यूज के लिए माइक्रोस्कोपी की और फिर कंफर्म किया कि जो भी हमारे पास मलेरिया पेशेंट्स हैं उनके अगर हम व्यक्ति की बात करें जो उनको कैरी कर रहा है इसको, ठीक है, मलेरिया वाली डिजीज को, वो हमारे पास क्या है? मॉस्किटोज हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास व्हाई आर वायरसेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फाइव किंगडम। या हमारे टेस्ट में हम ये पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं ये क्वेश्चन के वायरसेस को किस तरह से हम फाइव किंगडम में नहीं रखते, ठीक है। जो हमारे पास फाइव किंगडम में हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बेसिस पे डिस्क्राइब करते हैं, उनकी जो मोड ऑफ एक्शन है उसकी बेसिस पे, रिप्रोडक्शन की बेसिस पे। लेकिन जब बात आती है वायरसेस की, तो वायरसेस हमारे पास ना हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है क्योंकि ये खुद से अगर हम देखें सेपरेटली तो ये हमारे पास ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन किसी होस्ट में जाके ये सर्वाइव करते हैं। फिर हम क्या कहते हैं लिविंग स्पीशीज कहते हैं, और वहाँ भी जाके ये क्या करते हैं उस होस्ट की मशीनरी यूज करके खुद की रेप्लिकेशन करते हैं। खुद से ये अपनी रेप्लिकेशन भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे हमारे पास रीजंस हैं जिनकी वजह से हम इन्हें किंगडम से एक्सक्लूड करते हैं। आप इस तरह के रीजंस लिख सकते हैं, जिसमें हमने अगर आप लिखे इस पॉइंट्स में भी इसको लिख सकते हैं कि इनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर्स नहीं होते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली। उसके बाद ये कोई भी स्टिमुलाई कॉम्प्लेक्स एवोल्यूशन स्पीशीज होती है, एवोल्यूशनरी अगर देखें तो उसको कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करते। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वेक्टर्स रिक्वायर्ड बाय द एंजाइम। तो हमने आपने वेक्टर लिखे थे किस तरह से, उनकी एक एग्जांपल है। यहाँ पे जो हम वेक्टर देखेंगे हमारे पास एक्टिवेटर्स है जिनमें हम डायरेक्ट आयरन यूज करते हैं, जिंक, मैग्नीशियम लिख सकते हैं आप आयरन, ठीक है। डिटैचेबल होते हैं। उसके बाद हमारे पास कोएंजाइम है, ये भी डिटैचेबल होते हैं जिनमें आप NAD यूज कर सकते हैं। उसके बाद प्रोस्टैटिक ग्रुप। प्रोस्टैटिक ग्रुप में क्या है कि ये कोवर्थली हटाया जाता है किसी भी एंजाइम के साथ, और इसमें एग्जांपल आप लेंगे साइटोक्रोम्स की। नेक्स्ट आपने लिमिटिंग फैक्टर्स बताने हैं कि फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे लिमिटिंग फैक्टर्स हैं उनको हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं उनमें हमारे पास लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर है, जिनको आप तीनों ने उसका रिलेशन बताना है फोटोसिंथेसिस के साथ कि अगर इनका जो फैक्टर है लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर है वो इंक्रीज का है तो क्या फैक्टर है, डिक्रीज का है तो क्या फैक्टर है। तो आप इस तरह से पैराग्राफ में एक तरह पॉइंट्स में जो उनके एक पॉइंट पे डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम लाइट देखें तो लाइट इस तरह से है कि वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगी फोटोसिंथेसिस के रेट को, ठीक है। अगर लाइट ज्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज्यादा होगा, अगर लाइट लिमिटेड होगी तो फोटोसिंथेसिस भी लिमिटेड होगी। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इसके साथ डायरेक्टली अगर हम देखें रिलेशन डायरेक्टली है, इफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज मोर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी मोर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करता है, टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करें तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक ऑप्टिमम रेट तक, ठीक है। अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा कि जो इंसान है वो डीनेचर हो जाएगा, तो कोई भी फंक्शन परफॉर्म प्रॉपर्ली नहीं होगा। उसके बाद है हमारे पास सपोज द डॉक्टर एग्जामिनिंग द ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द रिकेट्स एट एनीमिया, ठीक है। आप जैसे फूड कंपोनेंट्स बताने हैं तो चिल्ड्रन आर लैक्टिंग देयर डाइट। तो जब भी हमारे पास रिकेट्स एनीमिया की जब भी आती हैं पेशेंट्स होते हैं, हम कहते हैं कि कौन से उनकी डाइट में चीजें हमारे उनको कमी हो सकती है विटामिन की और दूसरी चीज की आयरन की, विटामिन डी एंड आयरन। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंस बतानी है विटामिन डी एंड आयरन की। तो पहले हम विटामिन डी देख लेते हैं। विटामिन डी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग स्टोन एंड हेल्दी बोन। उसके बाद रेगुलेट करता है कैल्शियम और फास्फोरस जो हमारे पास लेवल होते हैं ब्लड में उनमें, ठीक है। उसके बाद जो आपकी बोन की डेंसिटी है उसको जो कैल्शियम होता है वो इंक्रीज करता है, मजबूत करता है। उसके बाद हम आयरन देखें तो आयरन किस तरह से एसेंशियल है, ऐसा मिनरल है जो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अगर आपकी बॉडी में एक सफिशिएंट लेवल ऑफ आयरन नहीं होगा तो आपको एनीमिया कॉज हो जाएगा, एनीमिया कॉज होगा तो फिर डिजीनेस, फटीग वगैरह इस तरह के सिम्पटम्स आपको शो होंगे। उसके बाद आपने एक्सप्लेन करना है व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, एक्सप्लेन इट्स टाइप विद एग्जांपल। तो मेटाबॉलिज्म को अगर हम कहें तो बहुत सारे जो आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, उन सब रिएक्शंस जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको मिला के जो सम अप बोलते हैं उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और हमारी बॉडी में दो तरह के मेटाबॉलिज्म होते हैं, वन इज द कैटाबॉलिज्म एंड अदर इज द एनाबॉलिज्म। तो क्या हो रहा था कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो सिंपलर और कहीं पे सिंपलर मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे होते हैं तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब इस तरह से इन दोनों की डेफिनेशन लिख सकते हैं। जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटते हैं इनटू सिंपलर कैटाबॉलिज्म, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस की और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन की। नेक्स्ट है हमारे पास एनाबॉलिज्म, ठीक है। उसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनकी सिंथेसिस होती है, इसमें हमारे पास क्या फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें हमारे पास है विच किंगडम डज यूलिना बिलोंग टू। यूलिना जो है वो किस किंगडम से बिलोंग करता है और उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनकी बेसिस पे हम उसे उसमें इन्वॉल्व करते हैं।
तो यूग्लिनस अगर हम बात करें तो उसे हम प्रोटिस्टा में रखते हैं, ठीक है। और कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसके जो प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे मिलते हैं, उनमें आपने भी लिस्ट करने एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आप कोई भी 3 आप लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के, ठीक है। पहले हमारे पास यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर की जो यूग्लिना होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ये वाले जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रोटिस्ट के साथ अलाइन करता है। उसके बाद यूकेरियोटिक सेल, क्योंकि इनके पास मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ये हमारे पास ऑक्सोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। मिक्स का मतलब है कि दोनों होंगे, ये अपना फूड खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं और दूसरों से ले लेते हैं। उसके बाद फ्लैगेला लोगों में से, ठीक है, इनके जो मूवमेंट के जो हेल्प करते हैं वो उनके पास फ्लैगेला होते हैं। लेकिन अगर हम प्रोटिस्ट की बात करें तो सारे जो प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्लैगेला नहीं होते, कुछ के पास होते हैं कुछ के पास नहीं होता। उसके बाद इनकी जो लास्ट में है वो हमारे पास है हैबिटेट डाइवर्सिटी। तो हैबिटेट डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि ये बहुत सारी लोकेशंस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास लेक्स होते हैं, मैरीन हैबिटेट होते हैं, फ्रेश वाटर पॉन्ड जो प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि यानी चाइल्ड कैन गेट ए क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट देन हिज पेरेंट्स। तो जब भी हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं या जब बात करते हैं कि माइटोसिस और मेयोसिस के थ्रू जो डीएनए है हमारे पास इन फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम वो मूव करता है हमारे पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, लेकिन उनका जो नंबर है वो हमारे पास इक्वली ऑफस्प्रिंग में उनके जाता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि उनका नंबर जो है वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, जैसे डेफिनेटली, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी हमारे पास म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो ज़्यादा हो सकता है। और उसमें हमारे पास क्या है, नॉन डिविजन ड्यूरिंग मेयोसिस, जब मेयोसिस हो रही होती है, जब डिवीजन हो रही होती है क्रोमोसोम्स की, वन साइड को देख के हो सकता है कि उस डिवीजन में या जहाँ पे 30 क्रोमोसोम डाले थे वहाँ पे 14 चलेंगे तो एक की कमी होगी और एक में क्या हो जाएगा, थोड़ा क्रोमोसोम का नंबर ज़्यादा, जैसे हमें डिफरेंट डिजीजेस का हो सकती है, ठीक है। इस तरह की एबनॉर्मलिटीज की अगर हम बात करें, इस तरह की एबनॉर्मलिटीज की अगर हम बात करें तो ये हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद हमने बताना था कि नेम द टाइप ऑफ सेल दैट अकर व्हेन अ लीफ फॉल्स एंड इनसेक्ट बाइट योर स्किन। तो कौन कौन सी यहाँ पे सेल डेथ हो रही है, जब भी हमारे पास जब भी लीफ गिरता है, ठीक है, फ्रॉम ए ट्री, तो यहाँ पे जो सेल डेथ हो रही थी उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ और सेनेसन, ठीक है। उसके बाद इनसेक्ट बाइट योर स्किन में टाइप ऑफ सेल डेथ दैट इज नेक्रोसिस, वहाँ पे जो होती है ये एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है कि आपको एकदम से एक्सीडेंट हुआ कि इंजरी लगी तो वहाँ पे सेल डेथ हुई, ये जो होती है वो बर्डस करती है प्लांट्स की गिरने वाली वो प्रोग्राम सेल डेथ होती है। नेक्स्ट है इलनेस एंड थ्री इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन और डाइवर्सिटी, आप कोई भी इफेक्ट्स लिख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी पोल्यूशन के बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें हम 3 कभी देखें तो मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। सबसे पहले पोल्यूशन की ऑयल स्पिल हो जाते हैं, केमिकल तो हम कह सकते हैं ये मैरीन हमारे पास एनिमल्स हैं उनकी क्या हो सकती है, उनके लिए जो उनकी हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन होगी। उसके बाद टॉक्सिसिटी है, जो पोल्यूशन कॉज वैसी बात जब जो पोल्यूटेंट्स होंगे एयर के अंदर जाएंगे तो वो टॉक्सिसिटी रिवर्स करेगी ही। उसके बाद जो इकोसिस्टम का डायनामिक सिस्टम है उसको जो डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे हमारे पास फूड चेन का वाटर क्वालिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे फ्रॉम सैंपल लेवल स्मॉलर लेवल तो हाई लेवल तक वो सारी चेन चलती रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन स्ट्रक्चर फंक्शन एंड लोकेशन ऑफ थ्री मसल्स, कोई भी 3 मसल्स है आपने उनकी फंक्शन लोकेशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम यहाँ पे देखेंगे स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स के पहले जो है हम उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, फंक्शन एंड इट्स लोकेशन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये होते हैं लॉन्ग मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स होते हैं। फंक्शन फॉर द वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी और लोकेशन बात करें तो ये क्या सकते हैं द बोन्स बाय द टेंडन। नेक्स्ट हमारे पास कार्डियक मसल, ये है ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, ठीक है, और जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें इनका फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये हमारे पास ब्रांच और इंटरकनेक्टेड सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्मूथ मसल सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स होते हैं होलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट, हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, रेस्पिरेटरी पैसेजेस हैं और इनवॉलंटरी जो मूवमेंट्स हो रही होती हैं इंटरनल ऑर्गन्स की उसमें रिस्पांसिबल होते हैं। और स्ट्रक्चर अगर हम इसका देखें they consist of spindle shapes of the single centrifugated muscles and lap striations. नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास एक फिगर है, हमने बताना है कि ग्रेडिंग सेल है तो हमें बताना है कि कौन सी फेज में है, आइडेंटिफाई द फेज एंड द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सबसे पहले तो आप बताएंगे कौन सी सेल डिवीजन हो रही है, दिस इज द माइटोसिस, ठीक है। और माइटोसिस में अगर हम देखें तो ये आप देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं, अपने ऑपोजिट पोल्स पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मेटाफेज के बाद वाली नेक्स्ट वाली फेज है हमारे पास एनाफेज, ठीक है।
आइडेंटिफाई द स्टेट्स टेकिंग प्लेस इन दिस फेज ऑफ सेल डिवीजन। तो अगर आप इस फेज ऑफ सेल डिवीजन में देखें तो जो सेंट्रियोल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो क्रोमोसोम्स हैं उनके जो पार्ट्स हैं उनको आपस की तरफ पुल कर रहे हैं। तो यहाँ के जो क्रोमोसोम्स है वो मूव कर रहे हैं टू द ऑपोजिट पोल्स ताकि बाद में सेल डिवाइड कर सके, ठीक है। उसके बाद हम इसको लिखे थे यहाँ पे पॉइंट्स आप देख सकते हैं, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, मूवमेंट हो रही है टू द ऑपोजिट पोल, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, और सेल जो है वो इलोंगेट करेगा क्योंकि उसके बाद में 1 से 2 में डिवाइड हो जाना है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम। वैसे बात करें जब आगे यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे दोनों साइड पे इक्वल हमारे जो क्रोमोसोम नंबर वो डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ द डिस्ट्रिक्ट फूड इज ऑब्जर्व्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरह से ऑब्जर्व हो सकता है, अगर हम उसमें देखें तो पहले हमारे पास क्या है, माइक्रोविलाई एनविलाई, ठीक है। वो क्या करते हैं, उसका जो सरफेस एरिया है इंटेस्टाइन का उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा तो वहाँ पे जो ऑब्जर्वेटिव सेल्स हैं वो मिनरल पॉइंट्स को ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट जो कैपिलरीज और लेंथेज हैं वो फूड को मूव करवाएंगे, ठीक है। वाटर सॉल्युबल हमारे पास वीडियोस हैं या फैट सॉल्युबल है उनको ट्रांसपोर्ट करती है लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक पोर्टल में, इसमें उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट हो गए थ्रू वेरियस मैकेनिज्म जिससे वो जा रहे हैं। हमारे पास सिंपल डिवीजन डिवीजन हो सकती है, फैसिलिटेटेड डिवीजन हो सकती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के बाद एंड पे जो फाइनल ऑब्जर्वेशन होगी टाइम की, तो मेजॉरिटी ऑफ जो आयन होंगी हमारे पास जो वाटर सॉल्युबल फैट सॉल्युबल जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं सब की क्या हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है या कुछ मटेरियल वो चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर वहां से जो एक फाइनल ऑब्जर्वेशन होती है उसके बाद वेस्ट मटेरियल मूव हो जाता है फॉर्म ऑन द फीसेस। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर और एंजाइम एक्टिविटी स्पोर्ट योर आंसर डायग्राम, ठीक है। तो अब जिस तरह से डायग्राम करना, और जिस तरह हमने आगे से क्वेश्चन में देख चुके हैं कि जो भी हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम्स होती हैं, वो एक स्पेसिफिक टेंपरेचर पे वर्क करती हैं। अगर आप उनको एक स्पेसिफिक टेंपरेचर आप इंक्रीज करेंगे तो उनका जो रेट है, अगर यहाँ पे हम किसी रिएक्शन की बात करें तो उसका रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज होगा, लेकिन एंजाइम एक ऑप्टिमम टेंपरेचर पे ही वर्क करते हैं बेस्ट। अगर आप टेंपरेचर से ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो एंजाइम क्या कर देंगे, डीनेचर कर देंगे, एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे तो वो रिएक्शन भी परफॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज रोल ऑफ द पोटेशियम इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो आप इसे डायग्राम से कर सकते हैं किस तरह से ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जब भी हमारे पास जो पोटेशियम आयन है वो रेगुलेट करते हैं हमारे पास, ठीक है, जो ओपनिंग और क्लोजिंग में, तो जब भी वो टेक अप करेंगे उसको तो हमारे पास जो प्रेशर होते हैं प्रेशर वो इंक्रीज हो जाता है और स्टोमेटा फॉर्म कर जाते हैं, ओपन हो जाते हैं जो फर्स्ट डायग्राम में है। उसके बाद जो उसको उल्ट अगर हम देखें जब भी स्टोमेटा ने क्लोज होना होता है तो पोटेशियम आयन वो जो गॉड सेल्स होते हैं उनसे मूव करते हैं, डायरेक्ट प्रेशर यूज होता है, वाटर रिड्यूस हो जाएगा तो जो हमारे पास पोर्स होंगे वो क्लोज हो जाएंगे, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से पोटेशियम आयंस के जो इन एंड आउट मैकेनिज्म है इन द सेल वो हेल्प जो है वो रेगुलेट करता है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को। नेक्स्ट है हमारे पास गिव रीजन व्हाई डज द डेथ ऑफ द हार्ट मसल टेक प्लेस ड्यूरिंग मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जो हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसमें किस तरह से जो हार्ट अटैक में हमारी किसी जो डेथ हो सकती है मसल्स की, उसके बाद जो आरबीसी है वो बायोकम्प्लीट शेप है। ये हमने दो स्टेटमेंट्स को डिस्कस करना है, पहले है हमारे पास, ठीक है, तो आपने हार्ट बताना है मसल्स अगर डेथ करते हैं। जब तक हार्ट मसल जो मायोकार्डियल होती है तो क्यों होती है, जो वहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरीज है वो ब्लॉक हो जाती हैं, जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है मसल्स को वो नहीं होगी, वो ब्लॉकेज हो जाएगी, तो वहाँ पे जब ऑक्सीजन की डिफिशिएंट होगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, तो वहाँ पे जो ब्लड फ्लो है वो भी कम हो जाएगा, उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगी, हार्ट मसल्स की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आरबीसी, ठीक है, बायोकेमिकली होते हैं उनका यूनिक स्ट्रक्चर शेप होता है, और उसकी वजह से जो उनकी बायोकेमिकल शेप है वो क्या करेगी, ग्लास सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगी ताकि वहाँ पे सर्टली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास एक फिगर जिसमें हमें बताना है जब प्लेस किया मैंने सेल्स को, मान लीजिए हमारे पास डायग्राम में अगर देखे तो हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में और दूसरा हाइपरटोनिक में, और हमें बताना है कि किस तरह से सेल्स इन दोनों कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो किस तरह से एक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। जब भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है और जो सेल को ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू द इंसान। तो प्लांट सेल्स क्या करते हैं, जब भी आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में लिखेंगे रखेंगे तो वाटर सेल्स के अंदर मूव करना शुरू कर देगा और स्वेल कर जाएगा और टर्बुलेंट हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरह से आपको ये पहली वाली डायग्राम
डायग्राम में नजर आ रहा है कि जो सेल है उनको आपने हाइपर कॉन्सेंट्रेशन में रखा है, तो सेल ने वाटर इनटेक किया और इसका जो टेम्परेचर है वो होगा, ठीक है। अगर उसका उल्टा अगर हाइपर टोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन होती है आउटसाइड बहुत ज्यादा होती है, तो फिर क्या करते हैं प्लांट सेल जब आप किसी हाइपर टोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो वाटर मूव करना शुरू कर देता है सेल से, ठीक है। तो वाटर मूव करेगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, तो इससे जो प्लांट सेल है उसकी वेटिंग कम होती है। नेक्स्ट गिव द रीजंस टू द व्हाई अ पर्सन विद द टाइप O इज यूनिवर्सल डोनर। आज हम रीजन डिस्कस करनी है यूनिवर्सल डोनर क्यों होते हैं, पहले अगर हम इसकी देख लें तो उन्हें हम यूनिवर्सल डोनर इस वजह से कहते हैं क्योंकि उनके पास ना ही A और ना ही B एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से उनका जो ब्लड होता है वो कंपैटिबल होता है विद इंडिविजुअल्स ऑफ लाइफ, तो हम जो ब्लड ग्रुप हो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो आप उसे ब्लड ग्रुप A B जो भी होंगे A भी होंगे उनका ब्लड जो होता है वो ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि उनमें कोई एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं है। दूसरा हमारे वेन्स के अंदर जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो लो क्यों होता है एज कंपेयर टू द आर्टरीज, ठीक है। उसके अगर हम देखें हमारे पास रीजन क्या है कंपेयर टू द आर्टरीज, द ब्लड फ्लो है उस वजह से कि जो आर्टरीज होती है वो ब्लड कैरी कर रही होती है अवे फ्रॉम द हार्ट, और जब हम वेन्स की बात करते हैं तो वो हार्ट की तरफ जो है वो रिटर्न कर रही है ब्लड को, ठीक है, अंडर लो प्रेशर। जब ये प्रेशर डिफरेंस आता है तो ये इलास्टिक ब्यूटी का जो मस्कुलर वॉल होती है आर्टरी उनकी वजह से आता है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती हैं। जबकि हम वेन्स की बात करें तो उनकी थिनर वॉल होती हैं और वो रिलाई करती है मसल कंट्रैक्शन के जो सराउंडिंग में टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। थर्ड हमारे पास स्टेटमेंट थी ह्यूमिडियर ट्रांसलेशन रेट इन डेथ। ह्यूमिडियर होगी तो ट्रांसलेशन रेट क्यों होगा, ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो वो क्या है प्रोसेस ओवरऑल देखें तो जो वाटर का वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज होना होता है उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब ह्यूमिड एयर प्रेजेंट होगी तो फिर क्या होगा, तो अगर ह्यूमिड एयर प्रेजेंट होगी तो जो एयर है हमारे पास ऑलरेडी इसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वाटर वेपर क्योंकि वो आगे ही ज्यादा, ठीक है। तो फिर जब वो आगे ही ज्यादा है तो फिर वहां से वाटर का एवापोरेट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज more difficult for water to evaporate from the leaf surface when the air is humid, ठीक है, when it is already has a more water vapor concentration। नेक्स्ट है हमारे पास डिफिकल्ट गिवन फ्लो सॉरी पार्ट मैकेनिज्म एक हमारे पास है जिसमें जो वाटर है वो अपवर्ड मूव करे, एक्साइलम चलता है, हमें बताना है कि जो ये सेल वॉल है उसके साथ जो हमारे पास ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपवर्ड मूव करें तो कौन कौन सी फोर्सेस उनको आइडेंटिफाई करें। जो मॉलिक्यूल्स के आपस में फोर्सेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोहेजन, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स सेल वॉल के साथ उनकी अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशन, ठीक है। आइडेंटिफाई द फोर्सेस, हम ए एंड बी को आइडेंटिफाई कर ले, इसके बाद हमें बताना है क्वेश्चन डिस्पाइट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स हाउ डज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर टेक प्लेस, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम कहते हैं कि एवरीथिंग फॉल्स डाउनवर्ड, तो हमारे वाटर हम किस तरह से अपवर्ड मूव कर रहे हैं इसको आइडेंटिफाई करें, जस्टिफाई करें। तो अपवर्ड मूवमेंट हमारी वाटर टू द साइड ऑफ ग्रेविटी अगर हम इसकी बात करें तो इट इज ड्रिवन फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन, तो मॉलिक्यूल्स को जो एडिशन होती है उनकी बिटवीन द वॉल्स उन दोनों फोर्सेस मिलकर क्या करती हैं, वाटर को अपवर्ड मूव करवाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो गिवन आपके पास है डायग्राम, ये एरोबिक रेस्पिरेशन की जिसमें से आपने फेजेस के नेम बताने हैं और उसके बाद बताना है कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं फेज डी में, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो रही है इनटू द पायरुवेट, तो फिर पायरुवेट से ऑक्सीडेशन एसिटाइल को बन रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आपने यहाँ पे एटीपी हाइड्रोजन और 6 कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बताना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं। तो अगर हम एक ही बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है इनटू पायरुवेट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है। उसके बाद एसिटाइल को ए जा रही है इनटू क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल है। नेक्स्ट है हमारे पास जिसमें हमारे पास एटीपी बन रही है, वाटर के ऑक्सीजन मिल रही है, हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके बाद लेवल द प्रोडक्ट्स ऑफ द फेज बी, फेज बी हमारे पास क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल्स में हमें बताना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल की बात करें अगर हम तो हमारे पास जो है NADH FADH एटीपी वगैरह बन रही होती है। तो यहाँ पे हमें तीन लिखते हैं तो आप तीनों लिख सकते हैं, NADH लिख सकते हैं, FADH और ATP मार्कर, ठीक है। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स हम लेवल कर लिए। हमारे पास था प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन का जिसमें हमने तीन फेजेस
ग्लाइकोलाइसिस, ड्रग साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ड्रग साइकिल में कौन से प्रोडक्ट्स बने, उससे आपने 3 प्रोडक्ट्स देखे थे। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, why ATP is important for the cell, give the complete name of ATP। ATP क्यों इम्पोर्टेंट है? ATP को हम जिस तरह से बोलते हैं ATP की अगर बात करें तो ATP हमारे पास है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये सेलुलर फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी बोला जाता है, क्योंकि ATP है वो हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड करती है। अगर हम कोई भी हमारे पास जो प्रोसेस मेटाबॉलिज्म है वो हो रहा है, ठीक है, उसके बाद जो हमारी सिंथेसिस हो रही है बायोमोलिक्यूल्स की, जो ट्रांसपोर्ट हो रही है, उस सब की एनर्जी चाहिए होती है, वो हमें ATP की फॉर्म में चाहिए होती है। तो इस वजह से अगर हम ATP की बात करें तो ये एक्ट करता है एज मोलेक्युलर बैटरी, ठीक है, बैटरी, क्योंकि ये स्टोर कर रहा था, रिलीज कर रहा था, जब भी किसी भी प्रोसेस में, केमिकल प्रोसेस में, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में हमें एनर्जी चाहिए होती है तो ATP की फॉर्म में स्टोर होती है, फिर वहीं से हम इसे क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं अपनी नीड। और ये सिंथेसाइज की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू बनते हैं। हमने एरोबिक एक्सप्रेशन की बात की और वो वाला प्रोसेस कहाँ हो रहा है सेल में, इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद अगर हम सेक्शन सी की बात करें तो आप कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करें तो आप लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके वो डिफरेंशिएशन, उसमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, हर्ट के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको, और जो वैरायटी ऑफ लीव्स हमारे पास रिलेट करते हैं फंक्शंस हैं उनके हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस करना था। और जो आंसर्स हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेल ऑर्गेनिज्म और फिगर, आपके पास एक फिगर है जिसमें आपने क्या करना है, उनके ऑर्गेनिज्म को, उनके डिफरेंट, हमारे पास क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम्स में आपने बताना है कि ये किस तरह से कौन कौन से फंक्शंस हो रहे हैं, जो हमने चैप्टर पढ़ा था चैप्टर 1 जिसमें हमने हर एक ऑर्गेनेल को डिस्कस किया था, उसमें जो लाइसोसोम्स वाला टॉपिक था उसमें हमने सारे फंक्शंस उनको डिस्कस किया था। अब लेक्चर देख के जो इसका क्वेश्चन है किस तरह से आपने उसको आंसर करना है, डिस्क्राइब करना है, हर एक फंक्शन को लेबल करके कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ऑटोफेगी कर रहा है, ऑटोलाइसिस कर रहा है, ठीक है, सेल डेथ हो रही है किसी की, सेल्स की, वाइट ब्लड सेल्स की, ये सारे फंक्शंस हैं आपने इस फंक्शन में क्वेश्चन में क्या करने हैं, डिस्क्राइब करने हैं। हमने जो बायोलॉजी का मॉडल पेपर था उसमें हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किए, इसी तरह से आपके जो बाकी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।